गुड मॉर्निंग छात्रों। आज अपन पढ़ते हैं जीव जनन कैसे करते हैं का भाग 2। अगर मेरा ये चैनल आपको समझ में आए तो इसे शेयर जरूर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपन अध्याय 8 का भाग 2, जीव जनन कैसे करते हैं। यह अध्याय है। इसका पहला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए। देखिए, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड आया समझ में। और ये तंतुनुमा अणु जिंदा कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है। जिंदा कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है। इसकी सहायता से हम पीढ़ी दर पीढ़ी का पता लगा सकते हैं, यानी वंश का पता लगा सकते हैं। आया समझ में। यह हमेशा नाभिक में पाया जाता है और नाभिक सभी जगह नहीं होता है, इसलिए यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। आया समझ में। तो यह है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो तंतुनुमा अणु है और यह कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो आया समझ में। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन कैसे करते हैं। देखिए, लैंगिक जनन करने के जो है उसमें नर और मादा की जरूरत पड़ती है। तो इस विधि में संतति उत्पन्न करने के लिए 2 एकल जीवों की जरूरत पड़ती है, जिसमें नर और मादा 2 लिंगों की आवश्यकता होती है। इस विधि को हम कहते हैं लैंगिक जनन। नई संतति पैदा करने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है और इस विधि को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो यह था लैंगिक जनन। अब देखिए, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन में जीवों के विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है, जिनमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है तथा डीएनए की मात्रा भी आधी रह जाती है। इसे हम कहते हैं कोशिका विभाजन, को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रकार के कोशिका विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो यह है डीएनए का पूरा नाम। उसी प्रकार से यह है लैंगिक जनन और ये क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, साथ में डीएनए की संख्या मात्रा भी आधी रह जाती है। इस प्रकार की कोशिका विभाजन को हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन थे, नोट कर लीजिए, फिर अपने आगे को क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अगला प्रश्न लेते हैं। एक लिंगीय विभयलिंगीय स्वपरागकण और पर परागण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले एक लिंगी के बारे में बात करते हैं कि जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर, पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो उसे एक लिंगी कहते हैं। जैसा पपीता है, तरबूज है, ये सब एक लिंगी होते हैं, जिनमें या तो पुंकेसर होता है या स्त्री केसर होता है। आप देखिए, उभयलिंगी का मतलब होता है कि जब पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है तो उभयलिंगी कहलाता है। उसी प्रकार से परागकण, स्वपरागण, तो परागकणों को पुंकेसर में से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण करने की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और पर परागण, यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र होता है तो उसे पर परागण कहते हैं। आप देखिए, स्त्री केसर और पुंकेसर कहाँ है। ये जो होता है स्त्री केसर कहलाता है, जहां पर ये अंडाशय है, और ये इस तरह से ये पूरा का पूरा जो कहलाता है स्त्री केसर कहलाता है। उसी तरीके से ये भाग जो होते हैं ये पुंकेसर कहलाते हैं। ठीक है, तो जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वो उभयलिंगी कहलाते हैं, और जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर होते हैं, दोनों में से कोई भी एक होता है, वो एक लिंगी कहलाता है। उभयलिंगी के लिए दोनों आवश्यक है।
तो इस प्रकार से यह एक लिंगी है, उभयलिंगी और स्वपरागण पर परागण को मैंने आपको परिभाषित किया। यदि आपको यह समझ में आया हो तो इसे फिर एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए।